प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रमोद कुमार त्रिपाठी भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज रामदासपुर से। जैसा कि आप लोग हमारी कुछ वीडियो देख चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 इन 3 प्रश्नों का हल बताऊंगा। तो प्रश्न संख्या 4 के रूप में इसमें क्या दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, माने क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखो क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम प्लस यागत, यानी क्रम से आने वाले पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। जैसे 10, 11, 12, 7, 8, 9, इसको क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। माने जो क्रम से आने वाले पूर्णांक हैं उनको क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। तो हमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। यानी हमें ऐसे 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इस प्रश्न को हल करते समय हम सबसे पहले 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक यक्स, चूंकि हम पहला पूर्णांक क्या मानेंगे, यक्स। तो माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक यक्स। अब अगर हमें दूसरा मानना है तो हम लिखेंगे दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक। तो अगर दूसरा मानना है तो इसी में आप 1 जोड़ दीजिए। पहले वाले में जब आप 1 जोड़ देंगे तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक आ जाएगा। अगर हमें 3 अगर कहा होता कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक, तो तीसरा वाला क्या होता कि दूसरे वाले में 1 जोड़ देते। तो जब दूसरे वाले में 1 जोड़ते तो ये x + 2 हो जाता। माने इसी तरह से अगर चौथा भी कहे तो तीसरा जो माने हो उस वाले में 1 जोड़ दो, चौथा आ जाएगा। 5 तक कहे तो जो चौथा माने रहो उसमें 1 जोड़ दो तो 5वां आ जाएगा। तो यहाँ पर केवल 2 की बात कहा है, इसलिए हम 2 ही मान रहे हैं, पहला क्रमागत धन पूर्णांक और दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक। जब हमने दोनों क्रमागत धन पूर्णांकों को मान लिया तो आगे इसकी शर्त क्या है कि इनके वर्गों का योग 365 हो। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार, माने जो आगे का जो भी कार्य आपके सामने दिखाया जा रहा है वो सब प्रश्न के अनुसार है। माने प्रश्न ऐसा कह रहा है उसके मुताबिक हम अपनी क्रिया कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, न कि अपने मन से। तो प्रश्न में कहा जिनके वर्गों का योग, तो सवाल उठता है जिनके माने किनके, जो आपने पूर्णांक माना है उनके वर्गों का योग। तो अर्थात पहले वाले पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरे वाले पूर्णांक का वर्ग बराबर कितना होना चाहिए, 365। ये आपका प्रश्न बन गया। ठीक, अब आप इसको हल करें तो x² प्लस, अब देखिए x + 1 का होल स्क्वायर करने में a + b का होल स्क्वायर सूत्र काम करेगा। तो हम लोग जानते हैं a² + 2ab + b², ऐसा सूत्र होता है। तो a² का मतलब x² प्लस b² का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। प्लस जब हम 2ab करेंगे तो इसमें 2x निकल कर आएगा बराबर 365। अब हम क्या करेंगे, सारे चर को एक तरफ करके द्विघात समीकरण बना लेंगे। चूंकि इस प्रश्न में द्विघात समीकरण बनेगा तो ये आएगा 2x² + 2x + 1 - 365 बराबर कितना, 0। तो देखिए 2x² + 2x - 364 बराबर क्या, 0। देखिए ये जो 365 माइनस चिन्ह में है और 1 प्लस चिन्ह में है तो 364 में से 1 घट जाएगा। तो माइनस में से चूंकि घटा है तो इसलिए -364 बचेगा बराबर 0। अब आप देखिए कि इस
दिए गए बहुपद में या समीकरण में 2 आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो आप 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां बचेगा x माइनस यहां 2 एक 2 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर, जब जीरो में भी अगर आप 2 से भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा, अर्थात जो कॉमन लिया गया था जब वो जीरो के बटे में आया तो वो भी शून्य हो गया। तो इस प्रकार से आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0 एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण में जो यक्स का मान आएगा वही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा या उसी की सहायता से प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0 इस द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो देखिए इसमें आद्यंत नाम का गुणनखंड बन जाएगा, चूंकि इसमें 3 पद है, प्रयुक्त चर की घात 2 और 1 है। इसके बाद अगर आप आदि और अंत का गुणा करें तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर आपको प्राप्त होगा आदि अंत का गुणा करने पर। तो अब हमें 182 के 2 खंड करने हैं, ऐसे 2 खंड करने हैं जिसका गुणा करने पर 182 प्राप्त होवे और अगर उनका हम अंतर करें तो 1 यक्स आवे। चूंकि आद्यंत का गुणनफल अगर ऋणात्मक है तो ऐसे 2 खंड करने चाहिए जिसका अंतर बीच वाला पद हो, और अगर गुणनफल धनात्मक हो तो ऐसे 2 खंड करना चाहिए जिसका योग जो है मध्य पद हो। तो इसका हम रफ कार में खंड कर लेते हैं, 2 9 18 2 1 2। तो 3 से इसको अगर हम 7 से काटें तो 7 1 7 7 3 21 और 13 1 13। तो देखिए 7 दूनी 14 और 13 14 और 7 दूनी 14 7 दूनी 14 आप ले लीजिए और 13, जब 14 13 का आप गुणा करेंगे तो आपको 182 भी मिलेगा और 14 में से अगर आप 13 घटा देंगे तो आपको मध्य पद 1 यक्स भी मिल जाएगा। इसलिए इसमें आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे 14 माइनस 13 इंटू यक्स माइनस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स माइनस 13 यक्स माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए पहले 2 पदों में आपको यक्स कॉमन मिल रहा है, तो आप यक्स से जब यक्स स्क्वायर भाग देंगे तो यक्स बार जाएगा, इससे भाग इसमें देंगे तो 14 बार जाएगा, माइनस यहाँ 13 यदि आप कॉमन लेंगे तो यक्स यहाँ बचेगा, माइनस पर प्लस हो जाएगा, चूंकि माइनस चिन्ह कॉमन रहने पर चिन्ह बदल जाता है। और जब 13 से इसमें भाग देंगे 13 का नाम 13 13 5 18, तो 13 चौको 52 बराबर कितना 0। अब आप देखें तो पुनः आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा होगा, यक्स प्लस 14 दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यक्स प्लस 14 कॉमन लेने पर क्या बचा, यक्स माइनस 13। तो इस प्रकार से यक्स माइनस 13 बराबर 0। अब हम तुलना करेंगे एक्स प्लस 14 बराबर 0, तो यक्स बराबर माइनस 14 होगा और यक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर 13। तो ये वाला देखो आपका अमान्य होगा। अब आप पूछिए कि क्यों अमान्य होगा, चूंकि प्रश्न में क्रमागत धन पूर्णांक की बात कहा है और ये उत्तर माइनस में आ रहा है, ये ऋण पूर्णांक है, तो हमें ऋण पूर्णांकों को छोड़ देना है चूंकि धन पूर्णांकों की चर्चा उसने किया है। तो ये तो अमान्य हो जाएगा और ये वाला आपका हो जाएगा मान्य। तो हम लिखेंगे इसलिए पहला पूर्णांक जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा भैया, यक्स। यक्स माने 13। और जो दूसरा पूर्णांक आपका बनेगा, दूसरा जो पूर्णांक बनेगा वो क्या बना है, यक्स प्लस 1, अर्थात यक्स की वैल्यू 13 है तो उसमें एक आप जोड़ देंगे तो 14। देखिए आपका पहला पूर्णांक हो गया 13 और दूसरा पूर्णांक हो गया 14। यदि आप अपने उत्तर की जांच भी करना चाहें कि उत्तर सही है गलत है तो आप प्रश्न को पढ़ते चलिए, अगर उसके मुताबिक अगर आंसर आया है तो तब तो आंसर सही है, नहीं तो गड़बड़ है। तो देखिए प्रश्न की पहली शर्त है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक। तो क्या देख लीजिए ये दोनों जो पूर्णांक 13 और 14 प्राप्त हुए हैं क्या ये क्रमागत हैं, क्रम से हैं? बिल्कुल, 13 के बाद 14 आता है तो चलो क्रमागत हो गया। इसके बाद दूसरी शर्त है कि उनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्या 13 के वर्ग और 14 का वर्ग करके जोड़ने पर 365 आएगा? अगर आएगा तो उत्तर 100% सही है। तो 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196। तो हम इसको 9 6 15 1 16 2 1 3, देखिए 365 आ गया ना।
तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि ये प्रश्न बिल्कुल 100% सही है। चूंकि देखिए हम उत्तर की जांच आपको इसलिए बता दे रहे हैं, चूंकि जब आप बोर्ड परीक्षा में ये सब प्रश्न आएंगे तो आपको वहाँ आंसर नहीं देखने को मिल पाएगा। तो आप कैसे जानोगे कि मेरे द्वारा लगाया गया प्रश्न सही है या गलत है? तो इसकी जाँच आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम हर प्रश्नों में आपको उत्तर की जांच बताते चलेंगे। यहाँ तो आइए हम लोग इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित होगा बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, बोलो क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो इस प्रश्न को हल करते समय हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, तो ये प्रश्न आपके ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, अब यहाँ पर समकोण बनेगा, इसका कुछ आप नामकरण भी चाहें तो कर सकते हैं ABC के नाम से। तो मैंने ABC नाम का एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब आप सवाल को पढ़ते चलिए और इसी पर काम करते चलिए। तो लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब AB जो रेखा है इस चित्र में, यही समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है। तो बोलो ऊंचाई के संदर्भ में क्या कह रहा है कि ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेमी कम है। इसके आधार, इसके माने समकोण त्रिभुज के आधार से, तो आधार कौन है, BC। तो अगर कहने का मतलब कि अगर आधार से 7 सेमी कम है ना, तो अगर हम आधार x मान लेते हैं और इसी x को में से 7 घटा दें तो ये ऊंचाई आ सकती है। तो हम यहां लिख सकते हैं x - 7। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो कह रहा है प्रश्न में कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब AB की जो लंबाई है वो किससे 7 सेमी कम है, उसके आधार से। तो अर्थात इसीलिए हमने आधार BC को क्या मान लिया, x। चूंकि जब आधार पता रहेगा तो उसी आधार में 7 कम कर दो तो आपकी ऊंचाई हो जाएगी। प्रश्न का यही कहना है। अब आगे क्या है, यदि कर्ण 13 सेमी का हो, तो ये AC क्या है, कर्ण। जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वही कर्ण होती है। तो यहां समकोण के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, AC। तो ये कर्ण कितना है, 13 सेमी। तो कह रहा है कि अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अब अन्य 2 भुजाओं के रूप में अर्थात ऊंचाई और आधार हमें ज्ञात करना है, इसीलिए उसको अज्ञात रूप में दिया है। तो देखिए अब आप लोग, प्रश्न हमने पढ़कर चित्र हमने बना दिया। अब हम यहां लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना, x। अब हम इसको देख लेते हैं, सेमी में दिया है तो हम x सेमी इसको मान लेते हैं। माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेमी, तब प्रश्नानुसार त्रिभुज की ऊंचाई, किस त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या बनेगी, x - 7 सेंटीमीटर। ठीक, और प्रश्न में कर्ण दिया ही है। तो आप लोग ये जानिए कि समकोण त्रिभुज की यहां तीनों भुजाएं लंब, आधार और कर्ण तीनों प्राप्त हैं, लेकिन उसमें से 2 अज्ञात के रूप में है और एक ज्ञात के रूप में है। तो जो अज्ञात के रूप में है उसको ज्ञात के रूप में लाने के लिए कक्षा 8 से ही या 7 की क्लास से ही आप लोग एक प्रमेय का नाम सुने होंगे, पाइथागोरस प्रमेय, कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय का नाम पाइथागोरस प्रमेय है। इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय क्यों पड़ा, क्योंकि इसको पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने इस प्रमेय की खोज किया, उन्होंने ही इस सिद्धांत को बनाया। प्रमेय का मतलब होता है प्रकृष्टः मेयः प्रमेय, अर्थात में माने होता है माप एक तरह से, तो प्रकृष्टः मेयः विशेष सिद्धांत, विशेष में का अर्थ होता है सिद्धांत से, तो ये एक विशेष सिद्धांत होता है प्रमेय। तो अब हम उसी प्रमेय की सहायता से इस प्रश्न में समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई को प्राप्त कर लेंगे। तो हम यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपका कर्ण कितना है, 13। तो आप 13 का वर्ग करें बराबर आधार क्या है, x, तो x का वर्ग करें प्लस आपका लंब कितना है, x - 7, तो आप x - 7 का वर्ग करें। अब इसको देखिए हम ऊपर हल करते हैं। 13 का वर्ग होता है 169 बराबर x²
प्लस, अब यहां देखिए यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो आपको a माइनस बी का भी होल स्क्वायर याद रहना चाहिए। तो सूत्र होता है a स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab करने पर यह 14x प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, 169 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको पक्षांतर करके माइनस 169 बराबर इसको हम 0 कर लेंगे। अब देखिए 2x स्क्वायर, अब ये जो माइनस 14x ये प्लस माइनस आपस में घट जाएंगे, तो माइनस 169 में से 49 घटाना है, तो 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेगा, फिर बचेगा कितना 1। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर क्या होगा 0। तो इनमें देखिए आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहां x स्क्वायर बचेगा, यहां बचेगा आपका माइनस 7x माइनस यहां क्या बचेगा 60 बराबर कितना 0। जो हमने 2 कॉमन लिया था वो 2 गया कहां, तो 0 में भी तो 2 से भाग देंगे ना, तो जब 0/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए देखिए जब 2 कॉमन लिए 2 से भाग इसमें दिए तो x स्क्वायर, इसमें दिए तो 7x, इसमें दिए तो 60 बराबर 0। अब देखिए ये आपके सामने एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से आप मूल ज्ञात कर लें x का, तो जो x का मान आएगा उसी की सहायता से आधार और लंब प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है, चूंकि 3 पद हैं, प्रयुक्त चर की घात 2 और 1 है, और इसके आदि और अंक का गुणा करेंगे तो माइनस 60x स्क्वायर आएगा। अब 60 के लिए आपको दो ऐसे पद खोजिए जिसका गुणा करने पर 60 आवे, पर उसका अगर अंतर किया जाए तो 7 आवे, तो 12 पंचे 60, तो 12 में से अगर आप 5 घटा देंगे तो 7 भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस अल्ट्रासाउंड से ये पता चल जाता है कि इसमें जो है आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। तो देखिए x स्क्वायर माइनस बीच वाला पद आने पर हमने बताया कि ब्रैकेट्स का प्रयोग। अब हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे क्या 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 बराबर क्या 0। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। मैंने कहा था कि जब माइनस चिन्ह से आप ब्रैकेट्स तोड़ेंगे तो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे गए पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो जैसे यहाँ 12 धन में था तो ये ऋण में हो गया, ये ऋण में था तो ये धन में हो गया, और बाहर के पदों का चिन्ह नहीं बदला जाता है, केवल ब्रैकेट्स के अंदर का। तो अब देखिए आपके पास 1 2 3 4 पद हो गए। अब 2 पद में आप कॉमन ले लीजिए, तो पहले दूसरे में आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x से भाग जब x स्क्वायर में देंगे तो x बार आएगा, माइनस इसमें भाग देंगे तो ये 12 बार आ जाएगा। अब इसमें और इसमें आप अगर कॉमन लेंगे तो आपको 5 कॉमन दिखाई देगा, चूंकि 5 से ये 60 कट जाएगा इसलिए 5 कॉमन है, तो आप प्लस चिन्ह में 5 कॉमन लेकर x माइनस, अब 5 से जब 60 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा बराबर 0। तो अब आप यहां देखिए कि आपके पास जहां 4 पद थे वहां अब 2 पद हो गए, दोनों पद में आपको क्या दिखाई दे रहा है x माइनस 12, तो बचा क्या x प्लस 5 बराबर कितना 0। अब दोनों ब्रैकेट्स में लिखे गए पदों की तुलना हम किससे करेंगे 0 से, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। तो ये माइनस 5 वाला क्या होगा अमान्य होगा, और x बराबर 12 क्या होगा मान्य। यहां देखिए माइनस 5 को अमान्य कहने का एक कारण है, चूंकि किसी भी आकृति की लंबाई हो, चौड़ाई हो, आधार हो, लंब हो, कर्ण हो, वो कभी ऋणात्मक संख्या में नहीं होता, ऋण पूर्णांक में नहीं होता, वो हमेशा धन पूर्णांक में स्वीकार किया जाता है। तो इसलिए 12 यहां पर मान्य होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए आधार बराबर, इसलिए आधार जो हमें ज्ञात करना था, तो हमने आधार क्या माना है x, तो x का मान क्या आ गया 12, अर्थात इसका आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अब इसका हमें लंब भी निकालना है, तो लंब अगर निकालना है तो लंब कितना इसका होगा भैया x माइनस 7 हमने माना है, x माइनस 7, तो x का मान 12 माइनस 7 अर्थात 5 सेंटीमीटर। अब क्या पता कि ये प्रश्न हमारा सही है या गलत है, तो देखिए चूंकि प्रश्न में कर्ण दिया है 13, और कर्ण जो होता है वो आधार और लंब के वर्गों के योगफल का वर्गमूल होता है। तो अगर हम 12 का वर्ग करें तो 144 आएगा, और 5 का वर्ग करें तो 25 होगा, तो 144 और 25 जोड़ने पर 169 होगा, और 169 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 13 हमारा कर्ण के रूप में आ जाएगा।
तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये जो 12 और 5 आधार और लंब के रूप में प्राप्त किए गए ये बिल्कुल 100% सही हैं। तो आइए हम आपको प्रश्न संख्या 6 भी बताते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है, प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। देखिए कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। 2 गुने से क्या थी? 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। माने कितने बर्तन बनाए गए और उनकी लागत क्या थी एक बर्तन की, ये ज्ञात करना है। तो इस शर्त को हम पुनः पढ़ते हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग माने एक बर्तन की जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। अर्थात जब हमें एक बर्तन की अगर कीमत जानना है तो पहले उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जाननी होगी। तो हम इस प्रश्न में लिखेंगे कि माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यक्स, बर्तनों की संख्या कितना? यक्स। तो मैंने ये मान लिया कि माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यक्स है। अब एक बर्तन की अगर कीमत जानना हो तो यहां लिखेंगे तो प्रश्नानुसार एक बर्तन की कीमत या एक नग की कीमत, एक नग की कीमत, तो एक नग की कीमत क्या दे रहा है? एक नग की जो कीमत दे रहा है वो कीमत दे रहा है कि जितने बर्तन उस दिन बनाए गए हैं उसकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। तो जो संख्या आपने यक्स माना उसका 2 गुना करके 3 जोड़ दीजिए, तो ये इतने रुपए एक नग की कीमत हो गई। अब जैसे कहा जाए कि मान लीजिए 15 बर्तन बनाए गए तो एक बर्तन की कीमत कितनी होनी चाहिए? 15 दूनी 30 और 3 33 रुपए, ये एक बर्तन की कीमत। तो अगर 15 बर्तन बनाए गए हैं और एक बर्तन की कीमत 33 रुपए है तो कुल कितना रुपए खर्च होगा? तो इसको जानने के लिए आपको 33 और 15 का गुणा करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जब इसका और इसका दोनों का आप गुणा कर दोगे तो ये जो प्रश्न में 90 दिया है ये आपका प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहां लिखिए आप प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार लिख कर क्या करेंगे? जितने कुल बर्तन बनाए गए हैं उसकी संख्या में एक बर्तन की कीमत से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो बराबर क्या आ जाएगा? 90 रुपए। चूंकि प्रश्न में दिया है कि कुल निर्माण लागत 90 थी तो ये कुल निर्माण लागत इसी से प्राप्त होगी। कुल बर्तनों की संख्या में एक बर्तन की कीमत से आप क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण लागत आपकी आ जाएगी। तो ऐसा करने पर यह क्या प्राप्त होगा? 2x² प्लस 3x बराबर कितना? 90। तो देखिए 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। इस प्रकार से ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसका भी आप चाहें तो गुणनखंड करके x का मान निकाल लें तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें भी आदियंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। चूंकि 3 पद हैं, प्रयुक्त चर की घात 2 और 1 है, आदियंत का गुणा करेंगे तो आप पाएंगे माइनस 180 x²। जब आदियंत का गुणा करेंगे तब 9 दूनी 18। अब 180 के लिए 2 खंड आपको करना है तो देखिए इसके लिए 15 और 12 2 खंड मिल जाएंगे। चूंकि 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 का 15 3 18। तो जब आप 15 और 12 का गुणा करेंगे तो 15 12 का गुणा आपको 180 मिलेगा और 15 में से आप 12 घटाएंगे तो आपको 3 भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप इसी के आधार पर कर लीजिए। तो ये 2x² प्लस ब्रैकेट्स में 15 माइनस 12 इंटू x माइनस 90 बराबर 0। तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब आप दो पद में कॉमन ले सकते हैं। तो पहले और दूसरे पद में आपको x कॉमन दिखाई देगा तो क्या बचेगा? 2x प्लस 15। चूंकि जो हम कॉमन लेते हैं उसी से हम भाग देते हैं पहले और दूसरे पद में। फिर हम तीसरे और चौथे पद में लेंगे तो माइनस इसमें जो हमको कॉमन मिलेगा
वो कॉमन क्या मिलेगा, 6 कॉमन मिलेगा। जब हम 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12, ये 2x इस माइनस पर प्लस हो जाएगा, 6 से जब 90 में भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, बराबर 0। अब देखिए आप पुनः अगर कॉमन देखें तो 2x प्लस 15 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2x प्लस 15 ले लीजिए, इसके बाद आप x माइनस 6 लीजिए, बराबर क्या, 0। अब तुलना करिए इसकी, तो 2x प्लस 15 बराबर कितना, 0, तो 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर माइनस 15/2। ये तो आपका अमान्य होगा, चूंकि किसी कुटीर उद्योग में बनाए गए बर्तनों की संख्या निगेटिव ऋण चिन्ह में नहीं आ सकती है। तो यहाँ x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। तो बताइए उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या होगी, 6। तो हम यहाँ लिखते हैं, इसलिए बर्तनों की संख्या कितना भैया, 6 हो गई बर्तनों की संख्या। और एक नग की कीमत, नग माने बर्तन, एक नग की कीमत, एक बर्तन की अगर कीमत जानना है तो क्या करना होगा, 2x प्लस 3 की मदद लेना पड़ेगा। तो 2 गुणते x की वैल्यू 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 अर्थात 15। अब आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि मेरा उत्तर सही है या गलत। तो देखिए प्रश्न की शर्त है कि जितने बर्तन उस दिन बनाए गए हैं उसकी संख्या में अगर 2 से गुणा करके 3 जोड़ दिया जाए तो एक बर्तन की कीमत आएगी। तो बोलो हमारे पास बर्तन कितने हैं, 6, और एक बर्तन की कीमत कितना है, 15। तो अगर एक बर्तन अगर 15 रुपए का है तो 6 बर्तन कितने रुपए का होगा, 15 छक्का 90, जो कि प्रश्न में आपके दिया है। तो आपका ये प्रश्न था। तो देखिए इस वीडियो में हमने आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 को बताकर ये प्रश्नावली समाप्त कर दिया। अब अगली प्रश्नावली में हम लोगों को पढ़ना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो इसको हम अगले वीडियो में देंगे। जो आप लोगों को यहाँ विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, समस्त विषयों की पढ़ाई चल रही है, तो आप लोग YouTube चैनल के माध्यम से इस पढ़ाई को आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जिससे कि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। विद्यालय खुलने पर फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।